हाँ, मैंने शायरी शुरू करनी है नहीं करनी इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे शायरी से मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब से मतलब मैंने होश संभाला तब से शायरी के अलावा और कुछ नहीं सूझा और कुछ भी नहीं किया। मेरे दुख सुख इसी के साथ जुड़े हैं, मेरी हर खुशी इसी के साथ जुड़ी है। मेरा असल ताल्लुक़ है तौसा शरीफ से। तौसा शरीफ मेरी तालीम भी वहीं से थी, यानी 4th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैं कैडेट कॉलेज कोटअदू में पढ़ा और फिर उसके बाद लाहौर में एक तालीमी सफ़र बहुत अजीब सा था। उसके बाद मैं चला गया बदीन में, मैंने 2nd ईयर की, फिर मेरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, फिर बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से MA और फिर बाद में ओरिएंटल कॉलेज से MPhil किया मैंने। और ये सब इमारतें जो थीं ये देर तक मेरे साथ रहीं और शायद रहेंगी। बहरहाल शायरी शुरू कर दी मैंने और पता नहीं है कहाँ तक चलेगी। अजीब सी बात भी है, लोगों को ये पता नहीं चलता क्योंकि वो तो एकदम पर्दे पे देखते हैं लोगों को, और उसके पीछे यानी मुझे तकरीबन इस रियासत को कुछ 17-18 साल हो गए और पता नहीं मैंने कितनी गाड़ियाँ बदली, कितने लोगों से मिला और कैसे कैसे वक्त गुजारे और इस शायरी की मोहब्बत में और इस शायरी को पाने के लिए। अच्छा, बाकायदा तौर पर शायरी से कोई बंदा सोचता भी नहीं है, और आज से पहले या आप भी बंदे हो, आप शायरी से क्या कुछ ले सकते हैं या शायरी आपको कितना कुछ दे सकती है सिवाय अच्छे दोस्तों के और चंद ऐसे ताल्लुकात जो आपके साथ देर तक रहते हैं। तो मैंने भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और मुझे बस एक रास्ता था जो मुझे नज़र आया था, मैं उस पर चलता गया। 17 से 18 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला और एकदम से चीज़ें सामने आ गई। मैंने शायरी से ये कुछ मांगा भी नहीं था और इसका शुक्र तो अदा मैं करता हूँ, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती और जब तक है बस सही है। लेकिन ये है कम से कम मुझे एक बात की खुशी ज़रूर है कि मैंने दोबारा लोगों को शायरी की तरफ लगाया। इंडिया में तो चलो लोग सुनते थे शायरी को, लेकिन पाकिस्तान में कम सुनते थे शायरी लोग, तो मैंने कम से कम उन लोगों को दोबारा शायरी की तरफ लगाया और इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो ना हो, कम से कम मेरे आने वाली नस्लें जो होंगी जिनमें शायर पैदा होंगे तो उनको वो सफ़र नहीं करने पड़ेंगे जो मैंने किए या जिन चीज़ों को मैं देखे। तो मैंने बारहा कहा है और मेरे साथ वाले लोगों को तो पता है कि मुझे जमाल एहसानी सबसे ज़्यादा पसंद है। असातिज़ा में तो बहुत लोग हैं, मीर साहब हो गए, गालिब साहब हो गए, वली दखनी हो गए, दाग हो गए, आतिश हो गए, ये 4 से 5 लोग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे शुरू से ही। उसके बाद फिर और बहुत लोग हैं, लेकिन जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब लगता है मुझे तबीयत के हवाले से या वो चीज़ें जो मैंने कहनी थी मुझे लगता है कोई मुझसे पहले कह गया तो वो जमाल एहसानी है। उसके बाद रईस फ़रोग है, सगीर मलाल है और ग़ुलाम मोहम्मद कासिर है, राम रियाज है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनको हमेशा पढ़ के अच्छा लगता है। सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरह से नज़र रहता हूँ। और असल बात ही यही है कि मुझे आसानी ही उर्दू कहने में लगती है। वैसे मैं सराइकी चीज़ें लिखता हूँ, अगर वो चंद चीज़ें हैं तो वो मेरे अपने लिए हैं। और मैं ये भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर हम 2 या 3 ज़बानों में बढ़ जाते हैं तो वो हमें समझ नहीं लगती कि हम कब किस ज़बान में सोच रहे हैं और कब किस ज़बान में। तो इसलिए मैंने सिर्फ उर्दू में लिखा। जो गज़ल का ना 5% या 10% हिस्सा जो होता है वो इल्हाम होता है, बाकी आपकी मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है और बहुत टाइम लगता है, आप उसको सोचना पड़ता है। यानी मैं ये सोच के लिखता हूँ कि जो एक ज़मीन बनती है शायरी में वो काफ़िया आपकी ज़िंदगी में एक बार आता है, तो आप उस काफ़िए के साथ ऐसा बर्ताव रखें क्योंकि उसमें सारी ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलना कि फिर उसको याद रहे कि मुझे किसी ने बांधा था या इस तरह से कुछ। मैं असल में होता ही है कि कई दफ़ा यूँ होता है कि शायर अभी उस ज़मीन से वाकिफ़ हो रहा होता है और उसको ये लगता है कि उसने गज़ल कह ली। काफ़िया मिसरे ये अपने टाइम पे खुलती हैं। यानी मेरा तरीका ये है कि जब एक मिसरा मेरे ज़हन में आया तो मैं उस मिसरे को सोचता रहता हूँ, उसके इम्कानात देखता रहता हूँ, फिर अचानक से कोई एक ऐसा मिसरा आता है बिल्कुल पूरी तरतीब में जो मैंने नहीं सोचा हुआ होता, और यही मेरा शेरी प्रोसेस है। और मुझे यानी कई दफ़ा अच्छा शेर सुनूँ, कोई अच्छी किताब पढ़ लूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ शेर हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाता है। मैं एक रोज़ दस्त क्या गया कि फिर वो बाग मेरे हाथ से चला गया। कुछ लोग आपका जो वो एक शेर है उसको पाकिस्तान के हवाले से या उपुल वतनी के हवाले से देखते हैं,
کہ اگر کبھی- ہم ایسے بزدل بھی پہلی صفحہ جی سے- جی جی اچھا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی اور تناظر میں شعر لکھے ہوں لیکن جو آپ کے قارئین یا سامعین ہیں وہ اپنے اپنے غم کے مطابق اس کو رو لیں اس شعر پہ یا اس کو انجوائے؟ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی میں نے کچھ اور سوچ کے لکھا ہوتا ہے لیکن مجھے ہر جو بندہ ملتا ہے وہ الگ بات بتاتا ہے۔ اور ہمیشہ سے میرے خیال سے ایک فلم تھی، مجھے یاد نہیں، پوسٹ مین، اس میں ایک بات وہ کرتا ہے کہ شاعری ان کے لیے نہیں ہوتی جو شاعری کرتا ہے، شاعری جو کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی، شاعری ان کے لیے ہوتی ہے جن کے کام آتی ہے۔ تو مجھے شروع سے یہ لگتا ہے اور پھر میں اس پہ سوچتا بھی نہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی شعر اس کو اپنے حساب سے لیتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ صحرا تو سمجھے روایت کی وجہ سے یہ آیا ہوا، کیونکہ جب ہم پڑھنا شروع ہوئے تو ہمیں جو سب سے زیادہ جو سامنے کے استعارے تھے جو نظر آتے تھے ان میں شاید صحرا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم جہاں رہتے ہیں آس پاس صرف ریت ہی ریت ہے، تھل والی سائڈ سے تعلق ہے، تو صحرا کا تو میں مانتا ہوں، لیکن درختوں اور دریاؤں سے میرا ذاتی طور پر کوئی اور ہی معاملہ رہا ہے۔ یعنی مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجسم محبت دیکھنی ہے تو وہ درختوں کو دیکھیں، یعنی آپ ساری عمر جو ہے درخت بائیں پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، ان کی چھاؤں میں جو آ کے بیٹھ جائے، کوئی ڈاکو ہو، کوئی چور ہو، کوئی لٹیرا ہو، وہ کسی کو منع نہیں کرتے اور نوازتے رہتے ہیں ہر موسم میں، بارش ہے، آندھی ہے۔ تو میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجسم محبت دیکھنی ہے تو درختوں کو دیکھیں، اور اگر آپ نے بہتی ہوئی محبت دیکھنی ہے، رواں محبت دیکھیں تو دریاؤں کو دیکھیں۔ یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شناخت ہے، اور دریا ساری زندگی بہتا ہے اپنی شناخت ختم کرنے کے لیے اور اپنا آپ کو سپرد کرنے کے لیے سمندر کے۔ بیسیکلی محبت دریا ہے، دریا سپردگی بہشت ہے، اور بہشت بچپن ہے۔ ہاں جو نئے لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بس شاعری کرتے رہیں، اور اس لیے نہ کریں کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر لیں گے، اس لیے کریں کہ آپ کو شاعری سے محبت ہے، اور شاعری آپ کو اس زاویے سے نوازے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ تو شاعری کی روایت سے واقف ہے وہ اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض کوئی ویلڈ بھی ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی ایک جدید شعر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ سرے سے یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کوئی جدید شعر نہیں ہے، تو پھر وہ اس پورے شعری سلسلے سے انکاری ہوتا ہے، جس سلسلے میں ہمارے کئی اساتذہ آئے اور کئی لوگوں کی زندگیاں لگ گئیں شعر کو یہاں تک پہنچانے میں۔ کیونکہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، جو تیری منزل وہ میرا رستہ، تیرا میرا ساتھ ہی کیا ہے۔ تو ان کے لیے دعا ہے جو تنقید کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کسی کو لوگوں کی محبت اس کے حق میں لکھتا ہے تو وہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے، ٹرینڈ سیٹ کہیں اور سے ہوتے ہیں، رجحان سازی نیچر کرتی ہے، اور جب وہ کرتی ہے تو پھر وہ اور طرح سے کرتی ہے، پھر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ ہاں ایک اور اہم اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے پہ اعتراض کریں جسے خدا نواز رہا ہو تو یہ دراصل خدا کے انتخاب میں شک کرنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تنقید کرتے ہیں خدا اپنے انتخاب کے اوپر تنقید کرنے والوں سے بھی اسی کی پروموشن کا کام لے رہا ہو۔